हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10 NCERT इतिहास जो अध्याय नंबर 2 है हमारा भारत में राष्ट्रवाद, ये हम आज के इस सेशन में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। जिस भी साथी ने हमारे जो पहले जो वीडियो है वो नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखें, और जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। जो आज का जो हमारा अध्याय रहेगा कि भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है ये हम अध्ययन करेंगे, और इससे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्या एक आंदोलन खड़े किए गए जिसके कारण एक यूरोप में राष्ट्रवाद का गठन हुआ था। इसी तरह हमारे भारत में राष्ट्रवाद का उदय है, उसके लिए कौन कौन सी क्रांतियां लड़ी गई, क्या क्या गठन बनाए गए, ये हम अध्ययन करेंगे। तो आज इस सेशन को शुरू करते हैं। यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था। यूरोप में किसमें जी? यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, लोगों के बारे में जो समझने लगे थे वो सोच है वो बदलने लगी, और वो उनकी पहचान, जिनकी पहचान है वो किस बात से होने लगी ये भी परिभाषित होने लगा। ये भावना बदल गई कि राष्ट्र के प्रति लगाव भाव पैदा होने लगा, और उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बाद होने के बाद है वो बताया जा रहा है। नए प्रतीक और चिन्हों ने, गीतों और विचारों ने संपर्क स्थापित किए। एक राष्ट्र, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक राष्ट्र के जो है प्रति जो इम्पोर्टेंस रहते हैं वो कौन से तथ्य रहेंगे, तो हम कहेंगे नए गीत है, नए विचार है, और नए जो चिन्ह है वो सांस्कृतिक है, सामाजिकरण है, ये भी एक राष्ट्र के प्रति है, एक इम्पोर्टेंस रहते हैं, उनका बहुत ही महत्व रहता है। समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज़्यादातर देशों में नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ था। कि एक राष्ट्र का गठन होना, एक राष्ट्र का जो गठन होता है ये कोई छोटा समय नहीं होता, परंतु इसके लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, एक लंबा संघर्ष चलता है, तभी एक राष्ट्र का गठन होता है। ये नहीं है कि कुछ चंद ही दिनों, कुछ ही महीनों के में एक राष्ट्र का उदय होता है, नहीं जी, बहुत समय है कि संघर्ष करने के बाद एक राष्ट्र का गठन होता है, तभी एक राष्ट्र का उदय होता है। जैसे हमने पिछले जो हमारा अध्याय था यूरोप में राष्ट्रवाद है उसका उदय होता है। तो एक भारत को एक राष्ट्रवाद बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, एक लंबा संघर्ष चलेगा, एक दौर आएगा जिसके बाद एक राष्ट्रवाद का गठन होगा। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। कि दूसरे उपनिवेश थे, जैसे दूसरे देशों में जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है, उसी तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना एक उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी है। जैसे कि बताया जाता है कि अगर दूसरे देश में कुछ हो रहा है तो उसके जो पास जो बाउंड्री लगती है उनमें भी कुछ बदलाव है, कुछ चेंजिंग होते हैं। क्योंकि जैसे यूरोप के आसपास थे, यूरोप में एक राष्ट्रवाद का उदय होता है, तो उसके आसपास जो इलाके हैं उनमें भी एक राष्ट्रवाद, उनके राष्ट्रवाद की भावना वो जागृत होती है। इसी तरह जैसे दूसरे उपनिवेश थे उनमें एक राष्ट्रवाद के उदय की भावना होती है, तो इसी तरह भारत में भी एक आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की जो परिघटना है वो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी थी। क्योंकि दूसरे इलाके में अगर कोई बात हो रही है तो उसके पास जो इलाका है उसमें कुछ ना कुछ उसके जो इन्फॉर्मेशन आएगी, तो एक उसी तरह दूसरे देश में दूसरा जो देश उपनिवेश था वो था यूरोप। यूरोप के आसपास जितने भी इलाके थे उनमें क्या है, एक राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। इसी तरह उनसे एक प्रेरणा मिलती है, भारत को भी एक आंदोलन खड़ा करेंगे और एक राष्ट्रवाद की
उद्योग की स्थापना करेंगे। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। जो औपनिवेशिक शासकों के जो खिलाफ है संघर्ष के दौरान है, लोग आपस में एक भाईचारे है उसकी पहचान करने लगे। उत्पीड़न और दमन के साझा भावों ने विभिन्न समूह को एक दूसरे से बांध दिया। जो उत्पीड़न हो रहा था और दमन के साझा भावों ने किनके विभिन्न जो समूह थे, अलग अलग समूह थे, उनको एक दूसरे से बांध दिया, एक दूसरे को क्या मिलाने का काम कर दिया। एक दूसरे जो समूह थे, विभिन्न समूह है, अलग अलग समूह थे, वो एक इकट्ठा होने लगे। इसीलिए कह रहा है कि जो विभिन्न समूह है वो क्या हुआ, एक दूसरे के प्रति है बंद होने लगे या उनसे लगाव होने लगा। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का अगर एक जैसा नहीं था कि हर वर्ग था, हर समूह था, उनमें क्या था, उपनिवेशवाद का एक जैसा नहीं था। असर है वो प्रभाव है एक जैसा नहीं था, उनके अनुभव भी अलग थे। जैसे हर समूह है तो उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होगी। तो इसलिए कह रहा है कि एक जैसा उनका क्या वो नहीं था कि असर है प्रभाव, परंतु अनुभव भी अलग अलग था। स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। आज़ादी के जो मायने हैं, किस तरह उनको आज़ाद करवाया जाएगा, हर व्यक्ति के जो विचार है वो अलग अलग थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूह को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। और एक कांग्रेस ने एक इन समूह को जो है जन आंदोलन चलाने का वो इकट्ठा वो लिया था, वो महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व में एक आंदोलन खड़ा किया। इस एकता में टकराव के बिंदु भी नहीं थे। इस एकता हो रही थी, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, इसमें जो टकराव के बिंदु है वो भी शामिल थे। क्या था? हर अलग अलग वर्ग का था, उनके बीच से तालमेल कम होने के कारण उनमें टकराव भी होता था। विभिन्न समूह अलग अलग समुदाय से थे, तो इसलिए स्वाभाविक सी बात थी कि उनके बीच है और टकराव जरूर हुए होंगे। पहले की एक और पुस्तक में भारत में राष्ट्रवाद का उद्देश्य का अध्ययन किया था। आप 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे। जो है पीछे जो है 1920 से पहले जो है कहानियाँ थी, एक जो राष्ट्रवाद के उद्देश्य की वो कहानी घटना हो हम ना पिछले की जो क्लासें थी उनमें अध्ययन किया गया है। और 1920 के दशक से आगे इस पुस्तक में कहानी होगी एक राष्ट्रवाद की। 1920 के बाद क्या होता है, एक संघर्ष चलता है, उस संघर्ष में क्या क्या घटनाएं हुई वो हम डिस्कशन करेंगे। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन कब चला था? वो तो 1920 और 21 में चला। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और 31 में चला था। 1930 से चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 से 1922 तक रही थी। तो इस असहयोग आंदोलन एक घटना के कारण वापिस लेना पड़ा। वो घटना कौन सी थी? वो घटना थी चौराचारी घटना। चौराचारी नामक स्थान थी, चौराचारी है, वहां पर एक घटना होती है, इसके कारण असहयोग आंदोलन वापिस लिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में होती है, परंतु इसमें बीच में इसमें स्थगित करना पड़ा। क्या कारण थे वो भी हम डिस्कशन करेंगे। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए? कि राष्ट्रीय आंदोलन को विकास करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को ज्यादा विकास करवाने के लिए, ग्रोथ करवाने के लिए कांग्रेस ने किस तरह प्रयास किए थे? उनका क्या प्रयास रहा कि एक राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका विकास है वो उसको फैलाया जाए। तो इसके लिए कांग्रेस ने क्या किया था? इस आंदोलन में, एक राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह ने किस तरह हिस्सा लिया कि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, इसको विकसित करने के लिए किस तरह प्रयास किए गए। और इस आंदोलन में सामाजिक समूह ने, जो विभिन्न अलग अलग समुदाय थे, सामाजिक समुदाय थे, उन्होंने हिस्सा लिया और इस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना की नई उड़ान दी थी। तो इस तरह एक राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना के लिए, जो उनकी कल्पना है उनके लिए एक नई उड़ान दी और एक राष्ट्रवाद के उद्देश्य की है वो अग्रसर हुआ। विभिन्न समुदाय के लोग इसमें शामिल हुए थे। हर समुदाय की अलग अलग भावना थी, इसके लिए इसमें बिंदु के जो टकराव है वो भी निहित थे। पहला विश्व युद्ध
खिलाफत और असहयोग आंदोलन हम डिस्कशन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमारे HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो NTA जो एग्जाम लिए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो एग्जाम हमारा सिलेबस निर्धारित किया गया है, 10th क्लास तक का जो सिलेबस है वो निर्धारित किया गया है, तो हमें NCERT जो बुक है वो हमें कवर कर लेनी चाहिए, क्योंकि NCERT से कोई भी बार क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी साथी इस चैनल को इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्लास कैसे रही है। तो आज जो हमारा पॉइंट है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। पहला जो विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, इसमें कितने लोग शामिल हुए, कितनी दूरियों में इसमें जो है मित्र राष्ट्र और संघ राष्ट्र वो शामिल हुए थे, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब होती है। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू होता है और 1920 और 21 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। किस आंदोलन के कारण एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, तो खिलाफत आंदोलन के कारण, ये भी हम डिस्कशन करेंगे। 1919 के बाद सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। जो राष्ट्रीय आंदोलन है 1920 के आसपास, 1920 के आसपास क्या है, एक नए इलाके थे, कुछ नए जो इलाके थे वहां तक भी फैल गया, उसमें नए सामाजिक समूह भी शामिल हो गए थे। संघर्ष की नई पत्तियां सामने आ रही थी, संघर्ष किया जा रहा था, उनमें नए नए बदलाव आ रहे थे, और इन बदलाव को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिमाण हुए, वो हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात है कि विश्व युद्ध की एक नई और आर्थिक राजनीतिक स्थितियां पैदा कर दी थी। किसने? विश्व युद्ध ने। विश्व युद्ध कब होता है? 1914 में पहला विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या स्थिति है वो पैदा हुई थी, क्या क्या एक विश्व युद्ध के बाद है, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक क्या हुई, जब पहला जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तो इसमें बहुत सारा पैसा है वो खर्च हुआ था। ऐसी स्थिति आ गई कि बहुत बुरा हाल होने लगा, और राजनीतिक प्रभाव भी पड़े थे। ये पड़े थे प्रथम विश्व युद्ध, जो विश्व युद्ध होता है 1914 में। इसके कारण, जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। रक्षा करने के लिए क्या किया गया, खर्च करना उठाया गया, और जो खर्च उठाया गया उससे क्या है, सामान वगैरह लिया गया था और सुरक्षा की गई थी। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में आर्थिक वो बहुत ही आर्थिक स्थिति पैदा हुई, और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए और करों में भी वृद्धि की गई, क्योंकि युद्ध हो चल रहा था। इस युद्ध में रक्षा के लिए क्या है, जो कर्जे लिए गए और वो सीमा शुल्क वो बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू किया गया, कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें 2 गुना हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918, तो इनके बीच है जो कीमतें हैं कितनी, 2 गुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी, क्योंकि कीमतें हैं 2 गुना और आमदनी बहुत कम थी। इसलिए जो आम लोग थे उनके लिए जो जीना है, वो जीवन यापन करना बहुत ही बड़ा मुश्किल हो गया था। गांव के सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, गांव के सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, और जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918 और 1920-21 देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी। एक तरफ तो महायुद्ध चल रहा था, 1914 में एक बड़ा महायुद्ध चला था, उसके कारण 2 परिमाण हुए थे। कौन सी स्थिति पैदा हुई थी? आर्थिक और राजनीतिक। एक तो विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा एक क्या काम हुआ, एक ऐसी घटना हुई कि 1918 से 1920 के बीच बहुत से सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। इसके कारण जो किसान है उनकी आमदनी बहुत ही कम होगी। कह सकते हैं कि एक जो उनकी उम्मीद थी वो उम्मीद खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ महायुद्ध चल रहा था, उसके कारण है खर्च ज़्यादा उठाया जा रहा था, टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा था, परंतु आमदनी है वो बिल्कुल भी जीरो थी। इसके साथ साथ है एक महामारी फैली थी, फ्लू महामारी। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लोग मारे गए थे। क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी जनगणना थी जिसके कारण है जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम हुई थी।
मतलब जनसंख्या वृद्धि दर अधिक बढ़ रही है, परंतु एक ऐसा दौर आया था जिस दौर में जनसंख्या वृद्धि दर है बहुत कम हुई थी, वो था 1921 का दौर। क्योंकि 1921 में दौर के कारण क्या था, पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, उसमें बहुत से लोग हैं वो मारे गए थे। और 1920 में क्या है, अकाल हुआ, फसल खराब हुई, इसके कारण एक महामारी भी आई, इसके कारण क्या है, लोग मारे गए थे। और 1921 की जनगणना में बहुत ही जो है जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम हुई थी। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी। लोग सोच रहे थे कि युद्ध खत्म हुआ तो हम एक अच्छा जीवन बिताएंगे, परंतु उनको नहीं पता था कि ऐसी एक महामारी भी आएगी, युद्ध से तकड़ी एक महामारी आएगी, वो आएगी फ्लू महामारी। फ्लू महामारी क्या, कौन सी महामारी, फ्लू महामारी आएगी। और एक क्या उनसा दौर आया था कि फसल खराब हो गई। ये इन लोगों को नहीं पता था कि युद्ध के बाद भी एक ऐसी घटना भी होगी। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया था, सत्याग्रह का विचार। इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट रहेगा यहाँ से, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो CAT एग्जाम दिया जा रहा है, और HSC में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था। सत्याग्रह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास कैसे रही कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं, क्लास को लाइक भी जरूर करें। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापिस कब आए थे। 1915 में आए थे। 1893 से 1915 के बीच महात्मा गांधी कहाँ रहे थे, दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता इसी अवसर पर भारत में कौन सा डे मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी माह में मनाया जाता है। किस अवसर पे उस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, वो दिन था 1915 का। जिससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अफ्रीका में कब गए थे, 1893 में गए थे और 1915 में वापिस आए थे। 1915 में आने के बाद महात्मा गांधी ने भारत का एक भ्रमण किया। उसमें महात्मा गांधी ने भारत के हर इलाकों को देखा और उनकी स्थितियां जानी। उन्होंने इन परिस्थितियां देखी, ऐसी परिस्थितियां देखी, इसलिए उन्होंने एक जन आंदोलन चलाया। और जन आंदोलन उन्होंने 1916 से शुरू किया था और 1916 से 1947 के दौर तक उन्होंने संघर्ष किया था। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। एक नई तरह के जन आंदोलन के रास्ते में चलते हुए वहां की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लौटा लिया था। महात्मा गांधी है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, नस्ल भेद है वहाँ, एक जो काला और रंग भेद के कारण महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे। वापिस कब लौटे थे, 1915 में लौटे थे। इस पत्ती को वे सत्याग्रह कहते हैं। जो महात्मा गांधी है जो विदेश में गए थे, साउथ अफ्रीका में गए थे, तो वो किस लिए गए थे, नस्ल भेद सरकार से जो वहाँ नस्ल भेद हो रहा था उनको समाप्त करने के लिए वहाँ एक सत्याग्रह चलाया जाता है। सबसे पहले महात्मा गांधी ने विदेश में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। सत्याग्रह के विचार में क्या है, सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, तो हम कहें सत्य की शक्ति, सत्य की हमेशा जो सत्य होगा, जो हमेशा जो सच बोलेगा उसकी क्या जीत होती है। तो सत्य की शक्ति पर
आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका क्या अर्थ है? अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे पर अपना संघर्ष में सफल हो सकता है। क्या है कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की क्या है? शक्ति, और आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर अन्याय के खिलाफ, क्या उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए अगर वो संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, और अगर वो किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, उसको शारीरिक है कि उसको हथियार की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु वो क्या है कि अहिंसा के सहारे है, उसमें युद्ध या उसमें अहिंसा के सहारे है, उस संघर्ष को जीत सकता है। इसलिए उसको किसी शारीरिक शक्ति है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कि उसको हथियार वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अतः सत्य की जीत होती है। कहते हैं जो असंघर्ष अहिंसा के बल पर चलता है तो उससे हमेशा सत्य की जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का है ये धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। कि गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा है, जो अहिंसा है ये क्या सभी धर्म भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। दौर चला था 1915 से महात्मा गांधी जी आए थे। महात्मा गांधी जी ने 1 साल तक भारत का भ्रमण किया। 1916 से उन्होंने ये एक प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं और महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौर किया था। 1916 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद साबरमती आश्रम की शुरुआत करते हैं 1916 में। और 1917 में उन्होंने महात्मा गांधी ने किस इलाके का दौरा किया था? तो वो किया था बिहार के चंपारण इलाके का। बिहार के चंपारण जो इलाके का दौर है महात्मा गांधी ने कब किया था? 1917 में। वापस कब लौटे थे साउथ अफ्रीका से? 1915 में। 1915 से 1 साल तक महात्मा गांधी ने भ्रमण करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम। कब बनाया? 1916 में। 1917 में उन्होंने बिहार चंपारण के इलाके का दौरा किया। दमनकारी विज्ञान व्यवस्था के खिलाफ जो वहाँ के किसानों के साथ है वो अन्याय हो रहा था, उनके लिए उन्होंने 1917 में एक आंदोलन शुरू करते हैं। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद की और सत्याग्रह का आयोजन भी किया था। 1917 में 2 कहानियां महात्मा गांधी जी के द्वारा रची गई थी। कौन सी 2 कहानियां थी? तो हम कह सकते कि एक तो दौरा किया था चंपारण का। चंपारण कहाँ है? बिहार के, जिसलिए दमनकारी विज्ञान व्यवस्था के खिलाफ। दूसरी कहानी 1917 की एक और है, वो है जी गुजरात की। गुजरात का कौन सा जिला है? खेड़ा जिला है। उसमें किसकी मदद की थी? किसानों की मदद के लिए। कौन सा आंदोलन चलाया था? सत्याग्रह। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। और ये तो क्यों था कि फसल खराब हो गई थी। फसल खराब हो जाने के बाद भी प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसानों को लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, और वो जो है इस हालत में वो कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। इसलिए महात्मा गांधी है वो खेड़ा गुजरात में किसानों के साथ आए और इस आंदोलन में भाग लिया था। वह चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे थे। पहली स्टार्टिंग हमारी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1915 में। 1915 से पहले महात्मा गांधी जी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका थे। क्या थे? जो नस्ल भेद के भेदभाव को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी कहाँ गए हुए थे? साउथ अफ्रीका गए हुए थे। 1915 में लौटते 1916 में एक साबरमती आश्रम की शुरुआत करते हैं। 1917 में 2 कहानी होती है। कौन सी 2 कहानी होती है? तो एक तो होती है चंपारण की, दूसरी होती है खेड़ा गुजरात की।
दो, इस कहानी के बाद 1918 में अहमदाबाद मिल की स्थापना करते हैं। अहमदाबाद मिल की स्थापना है, अहमदाबाद मिल की स्थापना नहीं करते, परंतु वो अहमदाबाद मिल में जो मजदूर है उनके लिए जो आंदोलन शुरू करते हैं, सत्याग्रह, वो करते हैं 1918 में। ये हमारी कहानी थी आज। रोल्ट एक्ट, तो हमारे जो आज जो हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे। महात्मा गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। 1915 के बाद महात्मा गांधी जी ने क्या क्या आंदोलन चलाए थे? 1916 में एक आश्रम की स्थापना करते, साबरमती आश्रम। 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दो आंदोलन चलाते हैं, दौर करते हैं, दो जगह। कौन कौन से? एक तो चंपारण बिहार में और एक है खेड़ा गुजरात में। और उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए एक आंदोलन शुरू करते, सत्याग्रह। महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह का प्रयोग है वो हमने डिस्कशन किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमने अध्ययन किया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कितने साल चला था प्रथम विश्व युद्ध? 4 साल चला था, 1914 से 1918। उसके बाद हमने देखा भारत में राष्ट्रीयवाद का उदय कैसे होता है, कौन कौन से आंदोलन चलाए जाते हैं जब एक राष्ट्रीयवाद का उदय होता है। सबसे पहले हमने देखा महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। महात्मा गांधी भारत 1915 में वापिस आए। कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। और 1916 में उन्होंने क्या किया? 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दो काम किए गए थे, बहुत ही बड़े इम्पोर्टेंट्स हम कहेंगे। एक तो था बिहार चंपारण, जो बिहार है, बिहार में एक जगह है चंपारण, वहाँ उन्होंने जो बागान में जो है वहाँ उन्होंने जो बागानों के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, जो वहाँ मजदूर थे, काम करते थे। और एक था खेड़ा गुजरात में। खेड़ा गुजरात में किसानों के लिए उन्होंने जन आंदोलन चलाया, एक सत्याग्रह चलाया। 1917 के बाद उन्होंने 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर थे, वहाँ उन्होंने एक आंदोलन चलाया। 1919 में आज हम डिस्कशन करेंगे रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट क्यों पारित किया गया? ये रोल्ट एक्ट कब से चला आ रहा है? 1919 में तो रोल्ट एक्ट पारित होता है, परंतु ये रोल्ट जो एक्ट था, ये जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 1914 से, वहीं से इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, परंतु ये पारित जो होता है 1919 में होता है। क्या कारण रहा कि रोल्ट एक्ट को लागू करने का, ये हम आज डिस्कशन करेंगे। तो जो भी साथी हैं आज नए आए हैं हमारे इस चैनल पे, तो इस चैनल को विजिट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की इस सेशन को हम शुरू करते हैं। रोल्ट एक्ट। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोल्ट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। कि इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोल्ट एक्ट जो है, प्रस्तावित रोल्ट एक्ट किया गया था 1919 में, इसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। भारतीय सदस्य के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी से पारित कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ से कि इस कानून को इंपीरियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत ही जल्दबाजी से पारित कर दिया था। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोल्ट एक्ट है, उसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। वो क्या होगा? खिलाफत आंदोलन होगा। और इस कानून को जो रोल्ट एक्ट आता है 1919 को, ये किसके द्वारा पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा HSSC CAT एग्जाम के लिए। साथ साथ में एग्जाम बोर्ड वाले बच्चे हैं, ये भी ध्यान से जरूर पढ़े, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो रोल्ट एक्ट पारित है ये किस काउंसलिंग के द्वारा, ये कौन से है, किसके द्वारा पारित किया गया था? तो हमारा आंसर आएगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत ही जल्दबाजी से पारित कर दिया।
रोल्ट एक्ट के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदी को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। कि कितने साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है? 2 साल तक बिना कोई मुकदमा। इसमें है क्या था कि इस कानून में उसे कोई भी व्यक्ति है उसको बिना मुकदमे के उसको जेल के अंदर डाला जा सकता था। ये कौन सा कानून था? ये था हमारा रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के द्वारा। और ये क्या है? बिना मुकदमे के 2 साल तक व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है, ये अधिकार दिया गया था। महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण, क्योंकि ये क्या था? अन्यायपूर्ण हो रहा था। अगर कोई भी व्यक्ति है उसको इनको लग रहा था कि इसको जेल में पकड़ा और सीधा जेल में डाल देते थे। तो ये क्या था? एक अन्यायपूर्ण कानून था। इसके खिलाफ एक अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। क्या थे? अहिंसक ढंग से क्या चाहते थे? एक नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इस 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू हुई थी। 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल शुरू की गई थी रोल्ट एक्ट के विरुद्ध। रोल्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा पारित किया गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के द्वारा। इस मुकदमे में व्यक्ति को कितने साल तक जेल में रखा जा सकता था? 2 साल तक कम। और ये क्या था? एक अन्यायपूर्ण कानून था। इसके खिलाफ एक क्या चलाया जा रहा था? एक अहिंसक अवज्ञा चाहते थे। देशव्यापी हड़ताल कब शुरू हुई थी रोल्ट एक्ट के विरुद्ध? तो 6 अप्रैल को हुई थी। विभिन्न शहरों में रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया था। रैली और वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए थे। दुकानें बंद हो गई थी। इस व्यापक में जन उबार से चिंतित था। रेलवे एवं टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। गांधी जी जब दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तो उनको रोक दिया गया कि आप दिल्ली में अंदर ही नहीं घुसने दिया, क्योंकि वो एक आंदोलन चलाना चाहते थे रोल्ट एक्ट के विरुद्ध। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। 10 अप्रैल को इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। कौन सा लॉ था? एक मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, क्योंकि देशव्यापी हड़ताल शुरू हुई 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल शुरू की जाती है रोल्ट एक्ट के विरुद्ध। रोल्ट एक्ट एक ऐसा मुकदमा चलाया, इसमें क्या था? बिना मुकदमा के व्यक्ति को जेल के अंदर रखा जा सकता था। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HSSC CAT एग्जाम आगामी पेपर के लिए, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोल्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमारे आज के। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए, शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। कौन सा दिन था? 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था जो काफ़ी लोग सरकार के द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून कौन सा था? रोल्ट एक्ट। कैसे था? क्योंकि बिना मुकदमा के व्यक्ति को जेल के अंदर डाला जा सकता था। इसका विरोध किया जा रहा था, लोग इकट्ठे हुए थे। ये मैदान चारों तरफ से बंद था और शहर में बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को ये पता नहीं था कि इस इलाकों में कौन सा लागू कानून किया गया था, क्योंकि मार्शल लॉ कानून है वो लागू हो चुका था। मार्शल लॉ लागू हो चुका था। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। जनरल डायर था, वो हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने पर सारे रास्तों को बंद कर दिया। जैसे ही वो मैदान से बाहर निकला तो उन्होंने आदेश दिया कि आप सारे रास्ते हैं वो बंद कर दो। इसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। वो दिन था 13 अप्रैल 1919 का, वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन जनरल डायर ने अंधाधुंध आदेश दिया अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का।
लाखों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि सत्याग्रहियों की जहन में दहशत और विषम्य का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे। ये एक जनरल डायर की सोच थी। उस दिन उसने एक भारतीय लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। लाखों लोग हैं, सैकड़ों लोग मारे गए थे। वो इतिहास का दिन कौन सा था? 13 अप्रैल 1919 को एक जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाई को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों की जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए। गांव और गुजरांवाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देखते महात्मा गांधी ने वापिस ले लिया था। भले ही रोल्ट सत्याग्रह का एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। कि 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल शुरू होती है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसके बाद महात्मा गांधी चाहते हैं कि उनकी क्या एक सोच थी कि जनधार आंदोलन के लिए, एक बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए क्या है, सभी हिंदू और मुसलमान सभी धर्म एक लोग एकजुट होंगे तभी हम एक आंदोलन चला पाएंगे, नहीं तो एक आंदोलन नहीं चला पाएंगे। क्योंकि हर विभिन्न समूह का इसमें शामिल होगा तभी एक बड़ा आंदोलन चलाया जा सकता है। उन्हें लगता कि खिलाफत को मुद्दा उठाकर वो दोनों समुदाय के नज़दीक ला सकते हैं। तो इसी बात पर कौन सा एक आंदोलन चलाया जाता है? एक खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। खिलाफत आंदोलन चलाया जाएगा। उसमें हिंदू और मुसलमान है दोनों इकट्ठे होकर इस आंदोलन को शुरू करेंगे। पहला विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। पहले विश्व युद्ध में किसकी हार हो चुकी थी? ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली और इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता कौन है? खलीफा। ये कहाँ के थे? ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा है वो कहाँ का था? एक इस्लामिक आध्यात्मिक उनके गुरु थे। ओटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी की जाएगी। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? मार्च 1919 में बंबई में होता। खिलाफत समिति का गठन इंपॉर्टेंट किस रहेगा हमारा CAT एग्जाम के लिए और साथ में एग्जाम बोर्ड के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा खिलाफत समिति है इसका गठन कब हुआ था? मार्च 1919 में। मार्च 1919 में कौन सी जगह? बंबई में हुआ था। खलीफा कौन थे? तो इस्लामिक जो है उनके एक आध्यात्मिक गुरु थे। और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु के साथ कई युवा मुस्लिम नेता ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। दो भाई कौन थे? अली बंधु और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ने ये खलीफा है ये आंदोलन शुरू करेंगे। तो 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक ऐसे आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। कौन सा है? 1920 में कौन सा है? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में क्या है? सितंबर 1920 की बात है। इसमें ऐसे आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक ऐसे आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ऐसे होगी क्यों था? अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, इंपॉर्टेंट किससे रहेगा कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में लिखी गई थी। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई थी? हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई थी? 1909 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी ने ये बात कही गई थी एक हिंद स्वराज पुस्तक में। भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। भारत में जो ब्रिटिश शासन है
भारत में जो ब्रिटिश लोग आए थे वो किसके द्वारा आए थे? भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। भारतीयों ने सहयोग किया तभी ब्रिटिश आए, नहीं तो ब्रिटिश लोग भारत में शासन नहीं कर पाते थे। और ये भी शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है, जो अभी भी है। जो भारतीय लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं, इसी कारण वो शासन कर रहे हैं। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापिस ले ले तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ये महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में जिक्र किया था? हिंद स्वराज में महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। असहयोग आंदोलन का विचार है। असहयोग आंदोलन का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन है किस तरीके से चलाया जाए। एक चरणबद्ध एक नियम है, एक इसका तौर तरीका होना चाहिए। इसको चलाने के लिए किस तरह क्या काम करना है, एक नियम पूर्वक काम के तहत एक नियति है, प्लानिंग के द्वारा इस आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन बनाया जा सकता है। ये महात्मा गांधी का सुझाव था। सबसे पहले लोगों को सरकार के द्वारा दी गई पद जो है उपाधियां हैं, जो पदवी हैं, जो उपाधियां हैं वो लौटा दी गई। सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ये बात एक पहला ही इनका प्लानिंग थी कि जो भी है अंग्रेजों के द्वारा उपाधियां दी गई थी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को, सर छोटू राम को और बहुत से थे जो नेता थे, उनको ये उपाधियां दी गई थी। ये उपाधियां उन्होंने वापस लौटा दी की थी। कौन से? जलियांवाला बाग हत्याकांड और होल्ट एक्ट के विरोध के कारण। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाएगा। असहयोग आंदोलन है यह 1920 की बात, परंतु 1920 में असहयोग आंदोलन भी चल रहा है और इसी के साथ एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत करेंगे। ये बात भी उसी टाइम उन्होंने विचार किया था। 1930 में शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन और बात हम 1920 की कर रहे हैं। वहाँ भी एक प्लानिंग शुरू की गई थी, अगर सरकार दमनकारी का रास्ता अपनाती है तो हम एक और आंदोलन चलाएंगे, वो चलाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्रा करते रहते हैं और कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर संस्कृत थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। 1920 में इलेक्शन होने थे विधान परिषद के, तो वो बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे। वह था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थक और विरोधियों के बीच सहमति ही नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग आंदोलन कार्यक्रम की स्वीकृति की मोहर लग पाई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ से सीईटी एग्जाम के लिए, और कंपटीशन कोई भी एग्जाम हो तो एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाता। तो जो साथी इस हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग जो आंदोलन चलाया गया था 1920 में, ये कौन से अधिवेशन में पारित हुआ था? नागपुर अधिवेशन में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूह ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हमारा जो असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। परंतु असहयोग आंदोलन है वो पारित कब हुआ था? कौन से अधिवेशन में हुआ था? नागपुर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन 1920 में। कि कौन सा आंदोलन हमारा चल रहा था? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन है वो हम डिस्कशन कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन है किसके कारण शुरू हुआ था,
असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, वो होती है खिलाफत आंदोलन के साथ। खिलाफत आंदोलन है ये शुरू होता है, उसके बाद हमारा एक असहयोग आंदोलन शुरू होता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा जी? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की जाती है। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं क्या है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन कौन सा आंदोलन है जी? हमारा असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? जनवरी 1921 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा HSSC CAT एग्जाम के लिए, ऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जनवरी 1921 में शुरुआत हुई है असहयोग खिलाफत आंदोलन की। असहयोग खिलाफत आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, ये भावनाएं थी, सोच थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए अर्थ अलग अलग थे। एक स्वराज की स्थापना करना तो उन्होंने बात मान ली, हम एक स्वराज की स्थापना करेंगे, परंतु जो उनके अर्थ थे वो अलग अलग थे। शहरों में आंदोलन कैसे शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन हम डिस्कशन कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन कौन सा आंदोलन है जी? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत है जनवरी 1921 में खिलाफत आंदोलन के साथ शुरुआत होती है। और शहरों में आंदोलन है कैसे फैला, किस तरह इसका उजागर हुआ शहरों में? तो आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई थी। जो असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत है यह होती है शहरी मध्यम वर्ग से शुरुआत इसकी होती है। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण जो विद्यार्थी थे उन्होंने स्कूल और कॉलेज छोड़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। हेडमास्टर साहब जी शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। जो हेडमास्टर थे, शिक्षक थे, उन्होंने भी इस्तीफे सौंप दिए और इस असहयोग आंदोलन में अपनी भागीदारी की। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मुकदमे लड़ना किसने बंद कर दिया? वकीलों ने। फिर क्या है, वकील भी इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसलिंग में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर है और भी ज्यादा नाटकीय रहा था। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। जो विदेशी वस्तु है उनको बहिष्कार किया गया और स्वदेशी को अपनाया गया था। ये असहयोग आंदोलन में ये बातें हैं सामने आई हमारे। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जाने लगी। विदेशी जो कपड़े थे उनको है होलियां जाने लगी, मतलब कि उनको है विदेशी कपड़ों को जलाया जाने लगा था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाने लगा था। 1921 और 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया क्योंकि विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? बहिष्कार किया जा रहा था। क्या उनका जो आयात था जो है वो बहुत ही आधा रह गया था। 50% है वो ये आयात है विदेशी वस्तुओं का हमारे भारत में रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गई थी क्योंकि 50% है वो नुकसान हो रहा था विदेशियों को क्योंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने और विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। क्या थे जो व्यापारी थे? पहले क्या होता था, विदेशी वस्तुओं को मंगवाया जाता था, परंतु असहयोग आंदोलन के बाद विदेशी वस्तुओं को तो बहिष्कार हो रहा था, इसलिए जो व्यापारी थे उन्होंने पैसा लगाना बना कर दिया क्योंकि अगर पैसा लगाया जा रहा है सामान भी लाया जा रहा है परंतु विदेशी वस्तु को कोई खरीद नहीं रहा क्योंकि 50% का लॉस हो रहा था। 50% अब वो नुकसान हो रहा था विदेशी वस्तुओं में क्योंकि लोगों ने उनको खरीदना बंद कर दिया, बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। होलियां जलाई जाने लगी क्योंकि विदेशी कपड़ों से भारतीय कपड़े पहनने लगे और भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पाद भी बढ़ने लगा।
कुछ समय के बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। एक समय आया उसके बाद ये आंदोलन क्या है, धीमा पड़ने लगा था। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था। खादी जो कपड़ा है मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले क्या था, प्राय महंगा होता था। गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े को लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। ब्रिटिश संस्थानों के जो बहिष्कार से है ये समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी। कि आंदोलन की अगर कामयाबी करनी है तो वैकल्पिक है भारतीय जो संस्थान उसकी स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी और इसके फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। जो विद्यार्थी है, कुछ शिक्षक है, वो क्या बहिष्कार करके उन्होंने कॉलेज और स्कूल को छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हुए। वही शिक्षक और हेडमास्टर और बच्चे हैं वो क्या वापस स्कूलों में जाने लगे। वकीलों ने जो है केस लड़ना बंद कर दिया, मुकदमे लड़ना बंद कर दिया, वो भी दोबारा है सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे थे। इस प्रकार से जो है ये आंदोलन है धीरे धीरे धीमा होता गया और एक कंडीशन आई कि ये आंदोलन है बिल्कुल ठप हो गया था। हमारा एक है कि पिकेटिंग क्या होती है। कि प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। अब हमारा पॉइंट है कि ग्रामीण इलाकों में विद्रोह कैसे हुआ। शहरों से बढ़कर ऐसे आंदोलन क्या है जो देहात है वो गांवों में फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष में भी इस आंदोलन में समा गए थे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। अवध में कौन है जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, तो रामचंद्र। कौन कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसका नेतृत्व कर रहे थे, किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले कहाँ थे, फिजी में क्या थे, एक मजदूर थे। फिजी में जो है मजदूरों को क्या कहा जाता, गिरमिटिया। क्या कहा जाता, गिरमिटिया कहा जाता था। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे और इन मजदूरों को क्या नाम दिया जाता था, गिरमिटिया मजदूर नाम दिया जाता था। उनका आंदोलन तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ था। कि अवध में एक सन्यासी विद्रोह किसान थे, वो एक विद्रोह कर रहे थे किसान। वो कौन थे, कि बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र ये पहले कहाँ के मजदूर थे, फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे। और ये है जो आंदोलन चल कर रहे थे वो किनके खिलाफ कर रहे थे, तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ कर रहे थे। फिर नेक्स्ट है कि जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ से रहेगा कि जो अवध में है किसानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, कि बाबा रामचंद्र। कौन जी, बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र एक पहले कहाँ के गिरमिटिया मजदूर थे, फिजी में थे। और आंदोलन किन के खिलाफ कर रहे थे, ये तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ। जो तालुक और जमींदार है वो किसानों से क्या करते थे, भारी भरकम लगान वसूलते थे और तरह तरह के कर भी, टैक्स है वो भी लिया करते थे। उनके खिलाफ है बाबा रामचंद्र ने ये आंदोलन चलाया था। किसानों को क्या है, बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया। तो कोई भी जो जमीन है ठेके पे, पट्टे का मतलब होता है ठेका लेना। जो ठेके पर जो जमीन ली जाती थी वो क्या थी, हर बार उनको जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे संस्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधा से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी
कब बंद नाई धोबी बंद का फैसला लिया। कब की बात है? जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध की गांव का दौरा किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा कब किया था? 1920 में किया था। अवध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? किसान श्री बाबा रामचंद्र, जो पहले क्या थे? फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे। गांव वाले से बातचीत की, उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बाबा रामचंद्र था कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया। महीने भर में इस पूरे इलाके में गांव की संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध की किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन से ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। सन 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे थे, क्योंकि तालुकदार और व्यापारी क्या थे? भारी भरकम लगान वसूल करते थे। इसके कारण उनका विरोध हुआ और हमले होने लगे उनके ऊपर। बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे संस्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे, लेकिन गांधी जी को ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा, जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की कौन सी पहाड़ी है? आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियाँ में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी और अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलवान के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका परंपरागत अधिकारी जो छीने जा रहे हैं। सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया। लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्ति हैं। बहुवैश्विक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व में चमत्कार विद्रोही को विश्वास था कि ईश्वर का अवतार है। क्या थे? जो चमत्कृत है, विद्रोहियों का विश्वास था कि ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महात्मा के गुण गाते हैं। उनका कहना था कि ऐसे वो आंदोलन से प्रेरित है। उन्हें लोगों को खादी पहने था शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत के अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि केवल बड़े बल प्रयोग के जरिए ही आज़ादी हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की गई। स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। स्वराज प्राप्ति के लिए कौन सा युद्ध चलाया था? गुरिल्ला युद्ध। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच में लोक नायक बन चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट है बगानों में स्वराज। कि महात्मा गांधी ने विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ ली थी। कि महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी कि असम के बागानी मजदूरों के लिए आबादी का मतलब ये है था कि उन्हें चार दीवारों से चाहे जहाँ भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। जिनमें उनको बंद करके रखा गया था, उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि अपने गांव में संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत, कौन सा इमिग्रेशन एक्ट है? 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। किस जो एक्ट था उसके तहत मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं थी? वो था 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट था। इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी जब उन्होंने ऐसे आंदोलन के बारे में सुना था। हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे।
उन्हें बगान छोड़ दिए, अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी जी राज आ रहा है, अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, फिर उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। इस स्थानीय आंदोलन की अपेक्षा दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द को अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। उनके लिए ऐसे युग का घोतक है जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो एक अखिल भारतीय आंदोलन से भावनात्मक स्तर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे, वो इस आंदोलन के कांग्रेस की आंदोलन से जोड़कर देखते थे। वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते हैं जो इनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। क्या था? इलाके तक ही सीमित नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कशन करेंगे। हमारा पॉइंट रहेगा कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दिनांक है कि 1918 से 1919 के बीच में है। बाबा रामचंद्र जो उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित इकट्ठा करते हैं। अप्रैल 1919 में क्या होता है? रोल्ट एक्ट के खिलाफ। रोल्ट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? अप्रैल 1919 में होता है। 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू होता है? तो हम कहेंगे जी 1921 में होता है। कब होता है जी? 1921 में होता है। फरवरी 1922 में क्या होता है? एक बात आती है कि असहयोग आंदोलन वापस कब लिया जाता है? तो फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया जाता है? कि चौराचारी की घटना के कारण गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। मई 1924 में अलौरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी। 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त। और दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है। कि पूर्ण स्वराज की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1929 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर हुई थी। और कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था। 1930 में अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। जो एसोसिएशन की स्थापना है कब की गई थी? अखिल की, वो की गई थी 1930 में। मार्च 1930 में ही क्या हुआ था? मार्च 1930 में दांडी यात्रा हुई थी। क्या हुई थी? दांडी यात्रा हुई थी। दांडी यात्रा मार्च 1930 में। दांडी मार्च यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। जनवरी 1928 में। जनवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारडोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। ये बारडोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बारडोली किसके नाम से जाना जाता है? सत्याग्रह के नाम से। गुजरात में जो बारडोली का जो नेतृत्व है आंदोलन का, किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारडोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आंदोलन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में किया गया था, बारडोली में। ये आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के समक्ष नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से प्राप्त हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति भी प्राप्त हुई थी। बेकार क्या होता है? बेकार होता है बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना। कि बिना किसी है पारिश्रमिक के काम करवाना बेकार होता है। गिरमिटिया मजदूर क्या होता है? कि औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी है, गयाना है, वेस्ट इंडीज है, स्थानों पर ले जाया जाता था। 3 जगह है वहाँ ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा था। ये एक एग्रीमेंट होता था, एक समझौता होता था, एक अनुबंध होता था, इसके तहत ले जाया जाता। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा था।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पिकेटिंग क्या होती है। कि प्रदर्शन या विरोध का ऐसा स्वरूप जिससे लोग किसी दुकानों को फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते थे, ये हमारी पिकेटिंग होती है। तो दोस्तों, आज जो हमने भारत में राष्ट्रवाद है इसके असहयोग आंदोलन के बारे हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। आज हमने देखा कि असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब होती है, जनवरी 1921 में पारित होता है ये अधिवेशन 1920 में। असहयोग आंदोलन लागू होने के बाद है इसमें शहरों में कैसे इसका प्रभाव पड़ा, ग्रामीण में कैसे इसका दौर आया, कल हम डिस्कशन करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।